गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का लर्न विथ पीएमसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नया वीडियो के साथ क्लास 11 का सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जो एक आप लोग के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। हम इस पे चाहेंगे छोटी से छोटी बातों पे डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, हर एक छोटी पहलू को हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। आप लोग 10 तक में सेट थ्योरी के बारे में या सेट के बारे में कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं पढ़ा। ये जो सेट है आप लोग के लिए एकदम नया चीज़ है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को गौर से सुनिए, ताकि इसका हर एक पॉइंट आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले सेट को समझते हैं कि आखिर सेट होता क्या है। लोकल लैंग्वेज में समझते हैं कि सेट होता क्या है, फिर इसका डेफिनेशन बताएंगे, फिर इसका आगे जो प्रॉपर्टीज़ होता है, टाइप्स होता है वगैरह वगैरह सारे चीज़ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग अक्सर घर में भी इस चीज़ का बात करते हैं कि मेरे पास एक चाबी का सेट है। चाबी का सेट जो गुच्छा रहता है उसको सेट बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग टाइप का बातें आप लोग अक्सर सुने होंगे। तो जब सेट बोलते हैं तो दिमाग में एक चीज़ आता है कि सेट जब भी है तो निश्चित रूप से वहाँ पे क्या है, कोई 2, 3, 4 या एक कई कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन है। जैसे हम बोलेंगे एक सेट चाबी है मेरे पास, एक सेट चाबी है मतलब वहाँ पे एक भी चाबी हो सकता है, 2 भी चाबी हो सकता है, 3 भी चाबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेट का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है समुच्चय। क्या होता है? समुच्चय। इसका मतलब होता है समुच्चय। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लैंग्वेज, गणितीय भाषा क्या कहती है कि पूरे दुनिया में कोई भी चीज़, पूरे दुनिया में कोई भी चीज़ जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इट मीन्स सजीव हो या निर्जीव हो, वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज कहता है। कौन कहता है? मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब ये ऑब्जेक्ट का सेट से क्या लेना देना, क्योंकि हाँ, ये जो सेट का निर्माण होता है ये ऑब्जेक्ट का कलेक्शन से ही होता है। किससे होता है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन से। तो निश्चित रूप से हम लोग को सबसे पहले जरूरी है कि ऑब्जेक्ट को समझें कि ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है। अगर ऑब्जेक्ट समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सेट को समझने में हमको थोड़ा आसानी होगा, सहूलियत होगी। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? दुनिया में जितना सारी वस्तुएं हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सजीव हो या निर्जीव हो, उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लैंग्वेज कहता है। अब सेट क्या कहता है? सेट कहता है कि ये एक ऐसा कलेक्शन है, ये एक ऐसा कलेक्शन है। किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, जिसमें वो जिस ऑब्जेक्ट को ले रहा है वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो। अब यहाँ पे दूसरा एक टर्म आ रहा, वेल डिफाइंड। इस टर्म को समझना है। जैसे कि डिफाइंड मतलब होता है परिभाषित, वेल डिफाइंड मतलब होता है सुपरिभाषित। तो आप इस चीज़ को गौर से सुनिए। कोई भी चीज़ हम लोग परिभाषित कब कहते हैं? जब उस चीज़ को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, उसका डेफिनेशन दे सकते हैं, तो डिफ़ाइन होता है। और वेल डिफ़ाइंड मतलब जिसको हम बहुत बारीकी से अच्छा से परिभाषित कर सकते हैं, जिसको समझने में हमको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको कहा जाता है वेल डिफ़ाइंड। तो यहाँ पे सेट क्या होता है? सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर वेल डिफाइंड। सेट क्या है? कुछ ऑब्जेक्टों का कलेक्शन है जो कि बहुत सुपरिभाषित हो, सुपरिभाषित हो। आप लोग को अभी भी शायद इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये सुपरिभाषित सुपरिभाषित आप जो बोल रहे हैं ये आखिर होता क्या है। तो चलिए इस पे भी आएंगे। हर छोटा छोटा पॉइंट पे हम बात करेंगे और सारा पॉइंट को हम समझाने की कोशिश करेंगे, एकदम लोकल लैंग्वेज के साथ उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, इसका जब तक हम एग्जाम्पल आप लोग के सामने पेश नहीं करेंगे आप लोग इसको बारीकी से समझ नहीं पाइएगा।
तो चलिए इसका एक एग्जांपल आप लोग के सामने रखते हैं। जैसे अभी हम आप लोग को बोल रहे हैं कि आप एक लिस्ट कीजिए, अपना क्लास का सारे स्टूडेंट का लिस्ट कीजिए जो 5 फीट से ऊपर हाइट वाला हो। क्या हो? 5 फीट से ऊपर हाइट वाला हो। मतलब कहने का मतलब है द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हुज हाइट इज़ ग्रेटर देन 5 फीट। आपका स्कूल का सारे स्टूडेंट का लिस्ट कीजिए, कलेक्शन कीजिए जिसका हाइट क्या होना चाहिए? 5 फीट से ऊपर होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे इस तरह से आपको टास्क दिया जाएगा आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कैसे कंप्लीट कर लीजिएगा? क्योंकि यहाँ पे जो 5 फीट मेज़रमेंट दिया हुआ है वो हम लोग इजीली मेज़र कर सकते हैं और आगे बता सकते हैं कि हाँ ये 5 फीट का है, ये 5 फीट से ऊपर, ये 5 फीट से ज़्यादा, ये सारा चीज़ आप उसको ही कर सकते हैं। अगर यहीं पे आपको बोल दिया जाए कि आपका क्लास के सारे स्टूडेंट का लिस्ट कीजिए जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो या बहुत बुद्धिमान हो, तो देखिए यहाँ पे जो है इसका लिस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे? क्योंकि किसी का बुद्धि का हम लोग माप एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं, उसका कोई मेज़रमेंट का यूनिट नहीं होता है जो हम उसमें, जैसे कि अभी आपको बता दी कि 5 फीट, तो वहाँ पे उसको क्या किया हम, जैसे माप मेज़रमेंट कर लिए एक फीता से, तो उसको मेज़रमेंट करने के बाद उसको सर्टिफिकेशन मिलता है जो बिल्कुल इसका 5 फीट का 5 फीट है, इसका 5 फीट से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग को सर्टिफिकेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूनिट है, मेज़रमेंट का एक परफेक्ट यूनिट है। लेकिन इंटेलिजेंसी मापने का आपके पास क्या यूनिट है? आप उसको कैसे मापिएगा? आप कैसे बोलिएगा कि ये तेज़ है, ये तेज़ नहीं है, ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है? तो यहाँ पे क्या आ जाता है? कंट्राडिक्शन आ जाता है, जिस कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पहला वाला एग्जांपल हम डाले कि वो सारे स्टूडेंट की सूची जो 5 फीट से ज़्यादा लंबाई वाली हो तो वो किस में आ जाएगा? सेट में आ जाएगा। लेकिन वो सारे स्टूडेंट की सूची जो किस में हो? आपका बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो ये आपका सेट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसको ढंग से हम परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं, ये वेल डिफाइंड टर्म है ही नहीं। तो आप लोग डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड और नॉट डिफाइंड ये टर्म को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और एक एग्जांपल देते हैं, हम अभी बोलेंगे कि देश में सबसे महान व्यक्तियों का एक कलेक्शन, देश में सबसे महान व्यक्तियों का एक कलेक्शन, तो क्या ये पॉसिबल है? कौन महान है, कौन महान नहीं है, किस में महानता है, किस में महानता नहीं है, किस में किस सेक्टर में महानता है, किस में किस सेक्टर में महानता नहीं है, ये मेज़रमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका परफेक्ट यूनिट नहीं होता है जिससे कि हम लोग मेज़रमेंट करके ये बता सकें कि हाँ ये महान है, ये महान नहीं है। ऐसा कोई तोल नहीं है जिसमें हम लोग मेज़रमेंट कर सकें कि इसमें महानता की सारी गुण है, इसमें महानता की कोई गुण नहीं है। तो ये जो टर्म है, ये जो है कलेक्शन है, ये बिल्कुल नॉट डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है ही नहीं। वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको सुपरिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है, इसका कोई एक्यूरेसी नहीं है। जबकि वहीं पे अगर आपसे कहा जाए कि हमारे देश के अभी तक के स्वतंत्रता के बाद से अभी तक के सारे प्रधानमंत्रियों का कलेक्शन, सारे प्रधानमंत्रियों का कलेक्शन, तो निश्चित रूप से यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री बना है सबका एक लिस्टेड है, सब परिभाषित है, कौन कौन किस टाइम पे बना है, सारा चीज़ हम लोग को नोन है। तो यहाँ पे एक मेज़रमेंट का यूनिट मिल रहा है जिससे हम लोग उसको सारा क्या कर सकते हैं? कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? सेट हो गया। और जो पहला वाला डेफिनेशन एग्जाम्पल दिए वो सेट नहीं हुआ। तो हम आशा करते हैं आप लोग वेल डिफाइंड टर्म को समझ पाए होंगे। वेल डिफाइंड मतलब ऐसा टर्म जिसको हम लोग एक्यूरेसी के साथ मेज़रमेंट करके उस चीज़ को बता सकते हैं या फिर उस चीज़ को बोल्डनेस के साथ हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे अभी हम और एक एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं। आपको बोला जाए कि आपके फैमिली में 5 साल से कम उम्र के सारे बच्चों का कलेक्शन, आपके फैमिली में 5 साल से कम उम्र के सारे बच्चों का कलेक्शन। तो यहाँ से क्लियर है कि आपका घर में जितना सारा बच्चा है तो आपको सबका एज पता होगा, सबका एज पता होगा किसका कितना है। यहाँ पे जिसका 5 साल से कम है वो इस कलेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो यूनिट है वो परफेक्ट है, ये जो टर्म है ये वेल डिफाइंड है, तो ये क्या होगा? सेट होगा। लेकिन उसी तरह से वहीं पे आपको अगर कह दिया जाए कि आपका घर के 4 शक्तिशाली मेंबरों या फिर सदस्यों का कलेक्शन,
ठीक है, आपके परिवार के शक्तिशाली मेंबरों का कलेक्शन। शक्तिशाली मतलब थोड़ा बलवान टाइप का। तो क्या ये पॉसिबल है? उसका कोई यूनिट है कि ये बलवान है, ये बलवान नहीं है? ये इसका कोई परफेक्ट यूनिट नहीं है। परफेक्ट यूनिट नहीं है मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ये सेट में नहीं आएगा। तो ये तो बात था आपका सेट का। तो सेट का अगर डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहें तो सेट का डेफिनेशन क्या होगा? सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है। अब आपसे एक एग्जांपल हम इस तरह से पेश करते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कि लेट ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। यहाँ पे आपसे कहा गया है लेट ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। हाँ, एक बात और कि सेट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर से वो ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और जो उसका एलिमेंट आता है, एलिमेंट अगर अल्फ़ाबेटिकली आता है तो उसको स्मॉल लेटर में लिखने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे लेट ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो यहाँ पे हम अगर ए निकालना चाहें तो यहाँ से नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? गिनती की संख्या है। तो जो 1 से स्टार्ट होती है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। लेस देन 7 है, 7 को तो ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपका इसका मेंबर आ गया, इसका जो एलिमेंट आ गया, क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? सेट को लिखने के लिए मिडिल ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है और उसको सेपरेट करने के लिए बीच में कोमा का यूज़ किया जाता है। जैसे देख रहे हैं a इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या हो गया आपका जाके? ये सेट हो गया। तो सेट को लिखने का ये एक तरीका है। आगे बात करेंगे कि सेट का जो डिस्क्राइब करने का कितना मेथड है, कितनी तरीके से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक समझाने के लिए आपको बताया गया कि यहाँ पे जब आपको इस तरह से मान लीजिए दिया हुआ है कि लेट्स ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, देन ए जो हो जाएगा, सेट जो हो जाएगा, सेट को हम लोग इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ से बात आ जाती है कि यहाँ 2-3 चीज़ को आपको गौर करना है। ठीक है, 2 सिंबल आपको यहाँ पे बताएंगे। एक सिंबल ऐसा है जिसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, और एक सिंबल ऐसा है जिसको बोला जाता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये बिलोंग्स टू है, ये नॉट बिलोंग्स टू है। अब बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है कि उसमें लाइक करना, उसमें बिलोंग करना। नॉट बिलोंग्स टू मतलब उसमें बिलोंग नहीं करना। जैसे कि ये आपको एक सेट दे दिए है, इस सेट का यहाँ पे एलिमेंट आप देख रहे हैं क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये सारा एलिमेंट है। जब यहाँ पे पूछा जाएगा कि मान लीजिए 1, ये 1 है, तो 1 क्या ए का एक एलिमेंट है? बिल्कुल है। हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारा किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ए बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखा जाता है। उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा 6 क्या ए का एलिमेंट है? तो बिल्कुल, तो 6 बिलोंग्स टू ए हम लोग लिखेंगे। उसी तरह से अगर पूछा जाए क्या 3 ए पे बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल, तो 3 बिलोंग्स टू ए। तो आप लोग अभी समझ पाए होंगे कि ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ हम कहाँ करें? वह उस जगह पे करेंगे जहाँ पे एलिमेंट उस सेट पे बिलोंग करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आपसे कह दिया जाए क्या 7 बिलोंग्स करेगा ए पे? 7 बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो 7 इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 ए पे नहीं बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे अगर पूछा जाए 0 ए पे बिलोंग कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं, 0 भी ए पे नहीं बिलोंग कर रहा, तो 0 इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। उसी तरह से पूछा जाए 8 क्या ए पे बिलोंग कर रहा है? तो बिल्कुल 8 भी ए पे बिलोंग नहीं कर रहा। तो इस तरह से बिलोंग्स टू का यूज़ किया जाता है। यहाँ से और एक टर्म आपको समझना है
हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ समझ रहे हैं कि ए को जो लिखा जाता है, लिखने के लिए हम लोग मिडिल ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, ये सेट का सिंबल है। और इसके बाद उसके जितने सारे एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए बीच में कोमा का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ से दो टर्म आया, एक बिलोंग्स टू, दूसरा नॉट बिलोंग्स टू। अब यहाँ से और एक टर्म आता है, आपसे कभी कभार ऐसे पूछ दिया जाता है कि एन ए इज इक्वल टू व्हाट, एन ए इज इक्वल टू व्हाट। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना सारा एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। आपको गिन के देखना है, इसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एन ए मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेट इक्वल टू नंबर एन ऑफ सेट जब रहता है, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट, उस सेट में कितना एलिमेंट्स है। यहाँ पे बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये सारा चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग इस थ्योरी पोर्शन को थोड़ा केयरफुली सुनिएगा तो आप लोग का जो चैप्टर का क्वेश्चन है उसको हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं होगा, आप लोग खुद ब खुद उस चीज़ को डील कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारा चीज़ इसी चीज़ पे टिका हुआ है और हम इसका जो थ्योरी पोर्शन है इस तरह से कवर करने का कोशिश करेंगे ताकि आपका एक भी प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो। अगर फिर भी होता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम उसके लिए आपको ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप लोग 10 तक जैक बोर्ड से प्रिपरेशन किए हैं, 10 तक जैक बोर्ड से प्रिपरेशन किए हैं और आगे जैसे ही इंटर में आप मैथ लीजिएगा तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं कि वहाँ इंग्लिश मीडियम चूज़ किया जाता है। इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि इंग्लिश मीडियम का जो रहता है उसमें आपका स्कोरिंग अच्छा होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम की तुलना में इंग्लिश मीडियम जो होता है थोड़ा समझने में भी आसानी होती है। हाँ, कुछ दिन आपको तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम चाह रहे हैं सारा चीज़ को हिंदी में डील कर रहे हैं, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी थोड़ा बहुत बता रहे हैं ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ पाएँ जो जैक बोर्ड से आए हुए स्टूडेंट हो। तो हम यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ बताएं। अब आगे हम लोग क्या बताएंगे, जो डिस्क्राइब करने का मेथड रहता है किसी सेट को, उस मेथड पे बात करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्राइब करने का जो मेथड रहता है उस मेथड पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका कितना मेथड होता है डिस्क्राइब करने का किसी सेट को। तो देखिए सेट को डिस्क्राइब करने के लिए 3 मेथड अप्लाई किया जाता है। कितना मेथड अप्लाई किया जाता है? 3 मेथड। लेकिन आप लोग को 2 ही मेथड पढ़ना है, आप लोग का 2 ही मेथड दिया हुआ है, लेकिन हम बताएंगे तीनों मेथड के। सबसे पहला स्टेटमेंट फॉर्म, सबसे पहला स्टेटमेंट फॉर्म। दूसरा होता है आपका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। हाउ टू डिस्क्राइब, अब कैसे डिस्क्राइब करें किसी सेट को। तो सेट को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहला मेथड आपको बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट फॉर्म। दूसरा जो आता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तीसरा जो आता है वो आपका आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। आप लोग डरिएगा नहीं, इसका नाम देख के डरना नहीं है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। तो छोटा छोटा एकदम पार्ट में इसको बांट के हम डिस्क्राइब करेंगे, आप लोगों को किसी में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अगर फिर भी होता है तो आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हाँ हमको समझने में प्रॉब्लम हुआ है वगैरह वगैरह, जो भी होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और आप लोग से और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी लेके इस चीज़ को नोट करते जाइए। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल किसी कोचिंग संस्था में पढ़िएगा और यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल उस चीज़ को बराबर लीजिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ मोबाइल देखेंगे, ऐसा नहीं। आप इसको जहाँ भी ज़रूरी हो पॉज करके उस चीज़ को नोट कीजिए और नोट करके आगे पढ़ते रहिए। ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है और हम चाहेंगे हर एक छोटा छोटा चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है, हम तीनों का एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो।
तो देखिए स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है, स्टेटमेंट नाम से ही क्लियर है। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि अपना ओपिनियन दे रहे हैं। जैसे कि हम अभी बोलेंगे कि सेट ऑफ या द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इक्वल लेस देन 4। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 4। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है, उसको इस तरह से स्टेटमेंट किया जाता है, उस तरह से इस तरह से दिया जाता है। आपको किसी भी कलेक्शन को दे दिया जाता है, उस कलेक्शन को एक सेंटेंस के थ्रू समझाने का कोशिश किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, आपका स्टेटमेंट फॉर्म। क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट फॉर्म। अब आगे इसी एग्जाम्पल पे बात करेंगे कि इसका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो सेट है वो सेट क्या है, ए है। वो सेट क्या है, ए है। आप लोग को अभी बोले कि जब सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो मिडिल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इस तरह से दोनों साइड से मिडिल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और साथ ही उसके सारे एलिमेंट को लिखने के लिए, सेपरेट करने के लिए बीच में कोमा का यूज़ करते हैं। अभी उस चीज़ पे डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे a इज़ इक्वल टू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं उसका कलेक्शन कहाँ से, आपका लेस देन 4। तो हम लोग नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, और कहाँ तक है, लेस देन 4। तो 4 को भी नहीं लेना, 4 से छोटा। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3। ये जो सेट आया, इस सेट को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। आप लोग समझ पाए होंगे। ये कौन सा है, स्टेटमेंट फॉर्म। ये कौन सा है, आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब जो तीसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, उस पर डिस्कस करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब होता है, यहाँ पे एक नया सिंबल फिर से आ जाता है जिसको सच दैट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सच दैट। ये सिंबल आप लोग देखे होंगे इस तरह से, इसको क्या बोला जाता है, सच दैट। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ए को ही मान लेते हैं कि वो जो सेट दिया हुआ वो ए है, तो सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट का यूज़ तो क्या ही जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंज रहता है। कैसे चेंज रहता है, इसमें सबसे पहले लिखा जाता है एक वेरिएबल लेके। जैसे वेरिएबल यहाँ पे एक्स ले लिए, हम मान लिए कि ए जो है किसका सेट है, एक्स का सेट है। किसका सेट है, एक्स का। अब हम लोग देखेंगे कि एक्स आखिर है क्या और उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। आप लोग को नेचुरल नंबर पता है कि नेचुरल नंबर को किससे इंडिकेट किया जाता है, एन से। ये तो इतना सारा कंडीशन आया। अब ये कंडीशन जो है ये तो बिल्कुल बचा हुआ है, उस कंडीशन को फिर से हम लोग डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे दिखाना है, नहीं तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ये जो अगर इस तरह से लिख देंगे एक्स सच दैट एन, तो ये तो जो आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत सारा आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक बाउंडेशन दिया हुआ है। क्या बाउंडेशन है कि विच इज़ लेस देन 4। वो जो है वो किससे कम है, 4 से कम है। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ लेस देन 4, और एक्स का क्या कंडीशन है कि वो 4 से छोटा होगा। तो ये जो फॉर्म है, इस तरह से जो फॉर्म का मैंने लिखा जाता है, इसको यहाँ पे एंड भी यूज़ कर सकते हैं, एंड। तो इसको बोला जाता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ तीनों फॉर्म का हम यहाँ पे एग्जांपल दिए। आपका इस फॉर्म का आपका 11th में जिक्र नहीं है, आगे जाके आप लोग इस चीज़ को पढ़िएगा। यहाँ पे आप लोग को रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म के बारे में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में दिया हुआ है। हम इस तीनों को बता दिए, इसका जिक्र आप लोग को नहीं किया गया, तो तीनों को बता दिया। तीनों को इस तरह से आप लोग रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोग को अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ कि यहाँ पे a इक्वल टू इतना दिया हुआ है, a इक्वल टू इतना दिया हुआ है, और क्वेश्चन में ये कह दिया गया हो कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म।
तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे लिखिएगा तो इसको ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे 1 2 3 है, क्या क्या 1 2 3, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्या है नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x, इसका जो सेट होगा क्या होगा x का होगा, सच दैट x बिलोंग्स टू n। x किस पे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, और x इज़ लेस देन 4, और जो x होगा वो क्या होगा 4 से छोटा होगा, क्योंकि 3 तक लिया गया मतलब 4 से छोटा है। अब आप लोग के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि हम लोग कैसे समझेंगे कि ये नेचुरल नंबर ही है, होल नंबर क्यों नहीं लेंगे। होल नंबर मतलब जानते हैं जिसमें नेचुरल नंबर पे सिर्फ 0 को आपका शामिल कर लिया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा, इस स्टेटमेंट में नहीं लिखा जा सकता। अगर ये दिया हुआ हो, इसका आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए कह दिया गया हो, तो इसका आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। ये किस पे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। एंड यहाँ पे जो x का कंडीशन है, देखिए ये x का कंडीशन जब होल नंबर ले लिए तो ये स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा 0 से, और फिर आगे बढ़ता रहेगा 0 1 2 3 4 5, जैसे नेचुरल नंबर बढ़ता है उसी तरह से बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि किसको किसको लिया गया, 1 2 एंड 3 को लिया गया। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि 0 से बड़ा होना चाहिए x, 0 से x बड़ा होना चाहिए, लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए। लेकिन किससे छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो बिल्कुल अगर इसका ऑप्शन इस तरह से भी दिखे तो वो भी इसका सही आंसर होगा। वो डिपेंड करता है आप वहाँ पे किसको अप्लाई कीजिएगा, और दोनों इसके लिए सही आंसर होगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर लीजिएगा तो ये कंडीशन यहाँ पे इस तरह से रहेगा, अगर होल नंबर कर दीजिएगा तो वही कंडीशन यहाँ पे थोड़ा बदल जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग ये तीनों जो फॉर्म है, ये तीनों फॉर्म को अच्छा से समझ पाए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट जो इसका बचता है वो टाइप्स ऑफ सेट, उस पर हम लोग बात करते हैं। टाइप ऑफ सेट्स में सबसे पहला सेट जो लिए हैं वो है एम्प्टी सेट। क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली, रिक्त। तो खाली रिक्त मतलब यहाँ पे भी उसको वैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0 हो। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब समझ रहे हैं, उसमें एक भी एलिमेंट ना हो। क्या हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या कहेंगे, आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या हो गया, वैसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, इट मीन्स उसका एक भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को और दो नाम से जाना जाता है, नल सेट भी बोला जाता है और वॉइड सेट भी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है, नल सेट और वॉइड सेट। इसको नल सेट भी बोला जाता है और वॉइड सेट भी बोला जाता है। तो सबसे पहला जो टाइप था वो क्या था, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। तो हम लोग ये समझ गए हैं कि वैसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, इट मीन्स इसका एक भी एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नल सेट या वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। अब इस पे जो इसका रिप्रेजेंटेशन रहता है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, फाई से। ये क्या है, फाई। तो फाई से हम लोग एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और या तो इस तरह से सेट का जो सिंबल होता है मिडिल ब्रैकेट वो देते हैं, लेकिन बीच में जो एलिमेंट रहता है वो बिल्कुल 0 रहता है। इस तरह से इसको इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहला जो टाइप था एम्प्टी सेट, उसके बारे में जाने। अब दूसरा जो होता है इसी से रिलेटेड, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है, अब नाम से ही क्लियर है। एम्प्टी सेट था तो उसमें क्या दिया हुआ था कि इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन नॉन एम्प्टी सेट है मतलब निश्चित रूप से इसमें 0 नहीं होगा। 0 के अलावा इसमें एटलीस्ट 1 भी एलिमेंट होगा, लेकिन एलिमेंट होगा। इसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं
कि सेट विच हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। सेट विच हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट अगर रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आपका ब्रैकेट का जो यूज़ करते हैं मिडिल ब्रैकेट का, तो वो तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन बीच में कोई एक एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा, एट लीस्ट वन एलिमेंट रहेगा ही रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है आपका नॉन एम्प्टी सेट, हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगल टोन सेट। क्या पढ़ेंगे? सिंगल टोन सेट। इसको ऐसे समझिए कि वैसा सेट जिसका केवल एक ही एलिमेंट हो। यहाँ पे कंडीशन था कि एट लीस्ट वन एलिमेंट हो, लेकिन यहाँ पे कैसा कंडीशन है? एग्जैक्टली वन एलिमेंट। सेट विच कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। लेकिन इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि सेट विच कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे सिंगल टोन सेट को हम लोग क्या कहेंगे? जिसका केवल और केवल एक एलिमेंट कंटेन करता है जो, उसको क्या कहेंगे? सिंगल टोन सेट कहेंगे। तो इसका एग्जांपल भी उसी तरह से हम लोग दे सकते हैं। ये ए है या फिर 1 है या फिर 4 है, ये सारा क्या है? सिंगल टोन सेट का एग्जाम्पल है। इसको स्टेटमेंट के थ्रू भी हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 1। तो यहाँ पे होल नंबर कितना बच रहा है? लेस देन 1, सिर्फ 0। तो वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिंगल टोन सेट हो जाएगा। अब चौथा नंबर जो आता है ये आपका आता है इक्वल सेट। इक्वल मतलब क्या होता है? बराबर। इक्वल मतलब क्या होता है? बराबर। तो अगर दो सेट आपको दे रखा है और दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। इट मीन्स मान लीजिए आपके पास a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 इस तरह से दिया हुआ है, और b इज इक्वल टू ऑल्सो दिया हुआ है 1 2 3। तो ये दोनों क्या है? इक्वल सेट है। ये दोनों क्या है? इक्वल सेट है। तो दोनों इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है, दोनों का जो एलिमेंट है वो भी बराबर है, तब हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? इक्वल सेट। इसी से रिलेटेड और एक टाइप आएगा जब इसका जिक्र किया जाएगा। तो इक्वल सेट मतलब इतना समझ के रखिए कि वैसा दो सेट जिसका एलिमेंट बिल्कुल बराबर रहता हो, उसको क्या कहा जाता है? इक्वल सेट कहा जाता है। अब 5th नंबर जो आता है वो आता है अनइक्वल सेट्स। तो अनइक्वल सेट्स क्या होता है? जैसे कि इसी में लिए कि a इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास सेट उसी तरह से 1 2 एंड 3 दे रखा है, लेकिन b का जो वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू कुछ इस तरह से है 2 3 एंड 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 3 एंड 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से देख रहे हैं इक्वल सेट्स में क्या देख रहे थे कि दोनों का एलिमेंट बिल्कुल बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है ही, लेकिन एलिमेंट भी बिल्कुल बराबर है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है ही, लेकिन इसका एलिमेंट अलग अलग है, तो इसको कहेंगे अनइक्वल सेट। इसको क्या कहेंगे? अनइक्वल सेट। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप आता है 6 नंबर, वो आता है आपका जाके इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? अभी इक्वल सेट पढ़े, अभी अनइक्वल सेट पढ़े, लेकिन इक्विवेलेंट सेट क्या है? ये दोनों का कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। इक्वल सेट और अनइक्वल सेट का जो कॉन्सेप्ट है उसी पे ये टिका हुआ है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए नॉन इक्विवेलेंट सेट जो है उसका डेफिनेशन यही होता है कि 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। 2 सेट इक्विवेलेंट सेट तब कहलाएगा यदि दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल बराबर हो। बात को गौर से सुनिएगा। 2 sets are said to be equivalent set if their number of elements are same। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग अभी एक एग्जांपल लेके पहले बात किए थे कि a इक्वल टू अगर आपके पास 1 2 3 इस तरह से दे रखा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को NA से रिप्रेजेंट किया जाता है, और NA इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना सारा है, 1 2 3 तो नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ इस दोनों एग्जाम्पल को आप गौर कीजिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है, मतलब a और b क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्वल सेट का बात करें। अब नॉन इक्वल में देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो ये दोनों क्या है, ये भी नॉन आपका इक्विवेलेंट सेट्स है ना, इक्विवेलेंट सेट। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इसके नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर है ना। तो यहाँ इक्विवेलेंट सेट मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर दोनों इक्वल होता है तो उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि उसका एलिमेंट बराबर है कि नहीं, ये चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। यहाँ पे देखा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या था कि यहाँ पे उसका एलिमेंट बराबर होना चाहिए, और एलिमेंट अगर बराबर होगा, सारा एलिमेंट बराबर होगा, तो निश्चित रूप से उसका नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर होगा ही, साथ में एलिमेंट भी बराबर होगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना चाहिए लेकिन एलिमेंट बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये दोनों देख के कह सकते हैं कि ऑल इक्विवेलेंट सेट, जितना सारा इक्विवेलेंट सेट है उस इक्वल सेट तो होगा ही इक्विवेलेंट सेट, लेकिन सारा इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा। देखिए कितना भी आप इक्वल सेट का एग्जांपल ले लीजिए, वो सारा इक्विवेलेंट सेट होगा क्योंकि उसका सारा एलिमेंट बराबर रहेगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी ऑल्सो बराबर रहेगा, और ऐसे जैसे होगा तो वो क्या किस में आ जाएगा, इक्विवेलेंट सेट में आ जाएगा। लेकिन इक्विवेलेंट सेट ये भी है, लेकिन क्या ये इक्वल सेट है, नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल इक्वल सेट्स आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट। But converse need not be true। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट तो होगा ही, लेकिन उसका जो कन्वर्स होगा, मतलब इक्विवेलेंट सेट अगर है तो वो इक्वल सेट होगा, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है लेकिन इक्वल सेट ये नहीं है, जबकि ये इक्वल सेट है। इसको आप लोग उतार लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम इसका नेक्स्ट जो टाइप है उस टाइप के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। अब नेक्स्ट जो टाइप आप लोग का आता है वो है आपका, कितना हुआ था, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट जो टाइप आपके पास है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। बात गौर से सुनिएगा, एक ऐसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो उसको फाइनाइट सेट कहा जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए ए एक सेट है, जिसमें कौन सा एलिमेंट कंटेन करता है, सारा नेचुरल नंबर कंटेन करता है। क्या करता है, सारा नेचुरल नंबर कंटेन करता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, लास्ट तक कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। हम लोग यही ना जानते हैं कि नेचुरल नंबर का गिनती शुरू होती है 1 से, लेकिन जाता कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ये क्या फाइनाइट है, बिल्कुल फाइनाइट नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका इसका ये जो एग्जांपल है ये आपका नॉन फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। फाइनाइट सेट के बाद ही नॉन फाइनाइट सेट आएगा, या इनफाइनाइट जिसको बोला जाता है, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वैसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ना हो या इनफाइनाइट हो, जैसे कि अभी एक एग्जांपल आप लोग के सामने पेश किया। लेकिन यहीं पे अगर बोला जाता कि ए एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन वो लेस देन आपका 2 हो, लेस देन 2 हो मतलब सिर्फ इसका एलिमेंट आपका 1 आ गया। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, हम इजीली लिख सकते हैं 1। लेकिन यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए तो क्या यहाँ पे लिखा जा सकता है, नहीं जा सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है ये किसका है,
इनफाइनाइट का, जबकि ये वाला जो एग्जांपल है ये किसका है, फाइनाइट का है। ये किसका है, इनफाइनाइट का, ये किसका है, फाइनाइट का। तो हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 1 का आर एस अग्रवाल या फिर एनसीईआरटी जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं उसका एक्सरसाइज 1 का जितना सारा क्वेश्चन है, ठीक है, जितना सारा क्वेश्चन है, हमको नहीं लगता अब किसी में भी कहीं भी ज़रा भी प्रॉब्लम आप लोग को होगी। तो हम आशा करते हैं आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से उसका सॉल्यूशन बताएंगे। इसमें अगर बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर बाकी आप लोग को ये वीडियोज़ अच्छा लग रहा है, आप कुछ इससे ले पा रहे हैं फ़ायदा, आपका कुछ मदद अगर हो रहा है, तो आप इस वीडियो को अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियोज़ डालें जो आपका यूज़फुल वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।